हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। और आज हम आ चुके हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जो हमारा जो पेपर होता है सेकंड वाला हिंदी का, उसके संबंध में। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी क्लास 3 है आज मेरे प्यारे दोस्तों, और हमने हिंदी विषय के अंदर स्टार्ट कर रखा है हिंदी साहित्य। क्या स्टार्ट कर रखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो, हमने इससे पहले 2 क्लासें खत्म कर चुके हैं, अब तीसरी एक क्लास है आज। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा और क्लास को शेयर भी किया करो, कमेंट भी किया करो, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया था, इन पुस्तकों का नाम हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम तक, और आज हम आगे की तरफ देखने वाले हैं। देखिएगा, इतिहास लेखन पर आधुनिक साक्ष्य का विस्तार हम पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले आपको पुस्तकों के नाम और उनके रचनाकार बताए थे। आज हम जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनका साक्ष्य मिला है इतिहास के संबंध में, उनका थोड़ा डिटेल हम देखेंगे, क्योंकि वहां से पक्का क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल ऐसे कैसे नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नोट्स रहने वाले हैं आपके लिए, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे। चलो देखो आगे देखिएगा, आपने देखा था गारसा द तोसी का नाम देखा था आपने। ये कौन है? ये फ्रेंच विद्वान है, फ्रांसीसी विद्वान है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इनका हमने एक पुस्तक का नाम देखा था इसके पहले वाली क्लास में कि गारसा द तोसी की कौन सी पुस्तक थी। इनकी पुस्तक थी इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये पुस्तक देखी थी आपने। अब आगे की तरफ इसके बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन आएगा कि इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी के लेखक या रचनाकार कौन है? तो जवाब देना है गारसा द तोसी हैं। ये फ्रेंच विद्वान थे मेरे प्यारे दोस्तों, ये फ्रांसीसी थे, ठीक है ना। देखो इनका पहला पॉइंट याद रखना आप, हिंदी साहित्य लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ध्यान रखना, हिंदी साहित्य लिखने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था ये गारसा द तोसी ने किया था, ठीक है। मतलब हिंदी साहित्य लिखने का प्रथम प्रयास करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के नहीं है, बाहर के हैं विद्वान, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी हैं, इस चीज का भी जरूर ध्यान रखना, ठीक है। पहला प्रयास इन्होंने किया था। पर याद ज्यादा कौन सा रखना है, क्या रखना है, किसको सही मानना है, सारी चीजें बताई जाएगी। अभी तो केवल आपको याद रखना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस रचना के लेखक कौन है। देखो आगे बात करते हैं। इनकी रचना है इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसको आपको डिटेल में देखना है। इसको देखो, इस रचना के अंदर कितने भाग हैं? इस रचना के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग। इस रचना के अंदर 5 भाग हैं, 5 भागों में बांटा गया है इसको। और इन 5 भागों का जो प्रकाशन हुआ था वो 2 संस्करण में हुआ। कितने संस्करण में हुई? ये 2 संस्करण में बांटा गया है इस पुस्तक को। कितने संस्करण में? 2 संस्करण में। भाग तो इसके 5 हैं, पर संस्करण कितने हैं? 2 हैं। अब देखो, प्रथम जो संस्करण हुआ था प्यारे दोस्तों, देखिएगा ये प्रथम संस्करण है, ठीक है ना। इस प्रथम संस्करण में इस पुस्तक के 2 भाग आए थे। कितने भाग आए थे? 2। भाई इसके क्या थे? 5 भाग थे। कितने थे बताओ? 5 भाग। तो इसके संस्करण कितने थे? 2। तो पहला संस्करण और ये दूसरा संस्करण। पहले संस्करण में कितने भाग? 2 भाग। और दूसरे संस्करण में 3 भाग आए थे, ठीक है। पर आपको तो ये वाला सन मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, पहला वाला, प्रथम संस्करण वाला याद रखना, 1839 ईस्वी वाला, ठीक है ना। ये सन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। देखो पहला क्वेश्चन देखिएगा, इस्तवार बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। देखो हम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको इसमें, ठीक है ना, क्योंकि आप अच्छे से याद करते हुए चलोगे तो ही ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। देखो हिंदी साहित्य लिखने का सर्वप्रथम प्रयास गारसा द तोसी ने किया है, ठीक है। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी के रचनाकार कौन है? गारसा द तोसी हैं, ठीक है। अब देखो इनकी जो रचना है इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है ना। अब ये 5 भाग जो हैं कब कब प्रकाशित हो, ये सारा हम देखना है, ठीक है। संस्करण की बात करें तो 2 संस्करण हुए हैं इसके। पहले संस्करण में एक साथ 2 भाग लॉन्च हुए और दूसरे संस्करण में 3 भाग हुए, ठीक है। देखो 2 भाग कौन कौन से थे? प्रथम और दूसरा। पहला तो 1839 में हुआ और दूसरा 1847 ईस्वी में हुआ है। प्रथम संस्करण में 2 भाग लॉन्च हुए थे, पहला 1839 में, ये पहला वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखें, ठीक है। दूसरा कब हुआ? 1847 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, द्वितीय संस्करण। देखो अगर आपको थोड़ा पढ़ते वक्त कठिन लगते हैं या फिर ऐसे लगते हैं तो देखो दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट ये भी आखिरकार ढंग से पढ़ोगे तो ही क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे आपको। बिल्कुल इजी पढ़ने से नहीं मिलेंगे। अच्छा डिटेल से पढ़ोगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे याद करते हुए चलो, वैसे
नोट्स बनाते हुए चलो, बहुत आगे तक चले जाओगे इसके अंदर आप क्लास में, ठीक है। देखो प्रथम संस्करण मतलब आपका सिलेबस जो कवर होगा ना, तो आप अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस करोगे। प्रथम संस्करण की बात करें, पहला कब आया बताओ? 1839 ईस्वी में। दूसरा कब आया? 1847 ईस्वी में। अब देखो ये जो दूसरा संस्करण हुआ था इसमें 3 भाग थे, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, ठीक है। इसके अंदर भी 3 भाग हुए एक तरह से। तो ये इसके अंदर जो 2 भाग थे ना, पहला और दूसरा वाला, ये तो 1870 ईस्वी में हो गया और तीसरा वाला था 1871 में। तो इतना ज्यादा बस इनको थोड़ा सा देखना है आपको। मेन बात बताऊं तो मेन तो याद रखना कि कितने भाग हैं इसके, 5 भाग हैं, ठीक है। फिर पूछा जाए कि प्रथम संस्करण की बात करें तो पहला वाला जरूर याद रखना, 1839 ईस्वी, ठीक है। पहला वाला याद रखना 1839 और इसे 1847 और 1870 और 1871, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। ये 2 तो एक साथ आ गए थे 1870 में और तीसरा वाला 1871 में आया था, ठीक है। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, पुस्तक का नाम, उसके रचनाकार, कब प्रकाशित हुई ये वाली मोस्ट बात, और कितने भाग हैं ये ज्यादा याद रखना है आपको। देखो आगे, मतलब आपको ऐसा पढ़ने के बाद फिर देखना मेरे प्यारे दोस्तों, फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं निकलता है बाहर, ठीक है ना। ऐसा पढ़ने के बाद ही तो आपको आत्मविश्वास पैदा होगा, ठीक है ना। ये जितना भी पढ़ा रहा हूं, एक भी चीज डिलीट करने की नहीं है, मैं बताता चलूंगा कौन सी चीज आप छोड़ सकते हो, कौन सी नहीं छोड़नी है, बिल्कुल भी आपको चिंता मत करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस ग्रंथ के अंदर मतलब इस रचना के अंदर जो भाषा है कैसी है? फ्रेंच भाषा है। और इसके अंदर कुल कितने कवि हैं? 738 कवि हैं। क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि इस्तवार दल्ला लिटरेचर एंदो ये हिंदुस्तानी में कितने कवियों की बात हुई है? बताओ, 738 कवियों की बात हुई है। और इसमें से हिंदी के कितने कवि हैं? 72 कवि इसमें हिंदी के हैं और शेष कवि कौन से हैं? उर्दू के हैं, ठीक है। मतलब इस रचना के अंदर जो भाषा प्रयोग हुई वो फ्रेंच है और कवि इसके अंदर 738 हैं। बोलो मेरे साथ, कितने कवि हैं? 738 हैं, ठीक है। हिंदी के कितने हैं? 72 हिंदी के हैं और शेष कवि हैं उर्दू के, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसका आपको 1839 वाला सन जरूर जरूर याद रखना है, ठीक है। गार सादत तोसी की हम बात कर रहे हैं, पुस्तक रचना की। देखो इसका इसका जो प्रकाशन किया था इस रचना का, वो किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ गया है एग्जाम्स के अंदर पहले ही, ध्यान रखना, आ चुका है ये क्वेश्चन पहले भी कहीं ना कहीं एग्जाम में। देखो द ओरिएंटल कमेटी आयरलैंड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा आपके सामने कि गार सादत तोसी की जो रचना है ना, उसका प्रकाशन किसने किया है? द ओरिएंटल कमेटी आयरलैंड के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है। और इसके अंदर हमने बोला है अभी आपसे मेरे प्यारे फ्रेंड्स, देखिएगा कवि 738 है ना इसके अंदर, तो इस रचना के अंदर आपको प्रथम कवि और अंतिम कवि याद होना चाहिए, ठीक है ना। प्रथम कवि है अंगद, इस रचना के अंदर प्रथम कवि का नाम क्या है? अंगद है। और अंतिम कवि का नाम है हेमंत पंत। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? हेमंत पंत अंतिम कवि का नाम है, जबकि पहले कवि का नाम अंगद है। क्या है पहले कवि का नाम? अंगद, अंतिम कवि का नाम हेमंत पंत है। फिर देखो इस रचना का जो हिंदी अनुवाद किया था वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1953 में किया था, ठीक है। इस रचना का हिंदी अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। और इसका उर्दू अनुवाद भी करीमुद्दीन ने किया था। किसने किया था? करीमुद्दीन ने। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से ये बन सकता है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट रचना की तरफ आते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अगली रचना की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। उससे पहले कुछ बातें हैं, गार सादत तोसी की इस रचना के अंदर क्या क्या है सुनो। क्यों ये प्रमाणित रही, क्यों ये प्रमाणित नहीं रही, ये सब हम देखेंगे। देखो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है ये, क्या है नहीं ये बताओ? सबसे पहले इसी को पढ़ा आपने, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है गार सादत तोसी का, ठीक है। और इसके अंदर जो नेगेटिव बात है, मतलब कमी वाली, माइनस जो पॉइंट है इसका, ठीक है ना, माइनस जो पॉइंट मतलब कमी जो है इसके अंदर, एक तो ये है क्यों ये प्रमाणित नहीं रहा, क्यों इसको मान्यता नहीं मिली, क्यों इसको मान्यता नहीं मिली मेरे प्यारे दोस्तों? पहला ग्रंथ तो है ये, प्रथम इतिहास ग्रंथ तो है,
पर इसको पूरी तरह यहां कोई मान्यता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इसके अंदर कवि क्रम वर्णमालानुसार नहीं था। ठीक है, कवि का जो क्रम था वो वर्णमाला के अनुसार नहीं था एक तो, और साथ ही इसके अंदर क्या कमी थी, इसके अंदर काल विभाजन नामकरण का कोई भी प्रयास नहीं था। इसके अंदर सही सही काल विभाजन और नामकरण का कोई भी प्रयास नहीं था, इसलिए ये क्या है, इस रचना की कमियां हैं। ठीक है, और इसके अंदर कवि का जो क्रम है वो भी वर्णमाला के अनुसार नहीं था। तो ये दो तो क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट है, ये ध्यान रखना, और इसको मान्यता नहीं मिली है। और युगिन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, विशेषताएं भी याद रखनी है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को व्रत संग्रह कहा है। ठीक है, ध्यान रखना, और इसको मान्यता नहीं मिली है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। गारसादा तोसी की आपने बात करी है इस रचना की। एक तो इसका 1839 वाला पहला सन आपको याद रखना है। कवि इसके अंदर कितने हैं ये याद रखना है। हिंदी अनुवाद किसने किया इसका, और उर्दू अनुवाद किसने किया, और इस रचना का प्रकाशन किसने किया, ये मोस्ट क्वेश्चन है सारे के सारे ही। ठीक है ना, और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है ये भी ध्यान रखना, जरूर जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे से नोट्स बनाइएगा और क्लास को शेयर भी किया करो, आप सभी लाइक भी किया करो, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी किया करो, पर शेयर जरूर किया करो क्लास को। ठीक है ना, और उसके बाद नोट्स आप जरूर जरूर बनाएं मेरे प्यारे दोस्तों, जरूर जरूर नोट्स बनाएं। ठीक है ना, बिल्कुल यूं ना समझे कि यूट्यूब पे निःशुल्क ही पढ़ रहे हैं तो मतलब ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। बहुत फायदा मिलेगा आपको मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलो, याद करते हुए चलो, मतलब भर्ती से पहले आपकी तैयारी शानदार हो जानी चाहिए। बस इस तरह से आपको टारगेट रखना है माइंड में पूरी तरीके से, और ये विचार ना करें आपकी भर्ती कब आएगी, कब पेपर होगा। ठीक है ना, जब तक आप पूरी तरह प्रिपेयर होके निपटोगे ना, तब तक आपको सामने मिलेगा पेपर। ठीक है ना, पूरी तरह आप तैयार हो जाओगे जहां तक। चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अगले हैं भाई ठाकुर शिव सिंह सेंगर। कौन है देखिएगा, अगले जो लेखक हैं प्यारे दोस्तों, ठाकुर शिव सिंह सेंगर हैं। कौन है विद्वान? ठाकुर शिव सिंह सेंगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनका भी। क्या बनता है देखिएगा। पहली बात तो यह है कि पहला प्रयास तो गारसादा तोसी ने किया था, पर दूसरा प्रयास किसने किया है? हिंदी साहित्य के लेखन का दूसरा प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने किया है। किसने किया है बताओ? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने किया है दूसरा प्रयास। ठीक है ना, भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास है ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक है ना, भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास, समझे बात को। जो पहला जो प्रयास था ना वो फ्रांसीसी विद्वान थे नहीं थे, ये कौन है? भारतीय विद्वान है। तो इनको इस अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास पूछे तो फिर गारसादा तोसी नहीं बताना है, फिर शिव सिंह सेंगर बताना है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर। इनकी जो रचना है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है शिव सिंह सरोज। ठीक है, पूछा जाएगा कि शिव सिंह सरोज है जो किसकी रचना है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर की है। ठीक है ना, देखो साथ साथ आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो रहा है। ठीक है ना, याद कर सकते हो इस तरीके से आप। ठीक है, देखो शिव सिंह सरोज जो रचना है ये किसकी है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर की है। भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास है ये, ध्यान रखना। इसके अंदर, इस रचना के अंदर जो भाषा है कौन सी है? हिंदी भाषा है, जबकि इसके पहले वाली में तो उर्दू भी थी, हिंदी भी थी। ठीक है ना, अब देखो सॉरी फ्रेंच थी उसके अंदर, कौन सी थी? फ्रेंच। ठीक है, और यहाँ भाषा कौन सी आ रही है? हिंदी। और यहाँ पे कवि कितने हैं? 1003 कवियों के यहाँ पे चरित्र वगैरह के बारे में जानकारी है। 1003 कवियों की, कितने की है प्यारे दोस्तों? 1003 कवि हैं इसके अंदर। फिर देखो अब शिव सिंह सेंगर जी की, जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी की जो रचना है उसका नाम हमने आपको बता दिया, आसानी से आप याद रख सकते हो, शिव सिंह सरोज, क्योंकि कल मैंने सारी रचनाएं आपको ये याद भी करवाई है। आज तो आपको याद करने का ही काम है डायरेक्ट। ठीक है, और इस रचना की ये ध्यान रखना, प्रकाशन का सन याद रखना है 1883 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई ये रचना? 1883 ईस्वी के अंदर हुई है ये प्रकाशित। खास बात क्या है इस रचना की? खास बात यह है कि पहली बात तो इसके अंदर भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। कैसी भाषा है? हिंदी। तो इसीलिए मोस्ट लाइन है ये, हिंदी में लिखा हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ। देखो हिंदी भाषा है ना, इस वजह से हिंदी में लिखा हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है ये। गारसादा तोसी वाला नहीं बताना है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि वो फ्रेंच है। हिंदी में लिखा हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ, मोस्ट लाइन है ये वाली, ध्यान रखें। ठीक है, इसके अंदर क्या कमी रही?
कवि क्रम वर्णमालानुसार नहीं था, इसके अंदर भी कवि जो क्रम था कवियों का वो भी वर्णमाला के अनुसार नहीं था। काल विभाजन और नामकरण का यहाँ भी कोई प्रयास नहीं था, तो इस वजह से ये भी वैसा ही ग्रंथ हो गया जैसा इसके पहले वाला था। ठीक है ना। नामकरण वाले को मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे से रट लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा रटना भी पड़ेगा आपको बहुत सारी जगह, अभी आगे जाके सन भी आएंगे, काल विभाजन होगा तो वो सब आपको फिक्स करने ही पड़ेंगे माइंड में। ठीक है ना, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अब आप कहीं भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, हर जगह याद यही करने पड़ेंगे आपको। बस ये हो सकता है कि यहाँ फीस ना देनी पड़े और जगह फीस दे के याद करोगे, पर याद तो करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं भाई। अगला विद्वान मैंने आपको कल बताया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्या नाम बताया था मैंने आपको? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन नाम बताया था। कल हमने डायरेक्ट इन सबके नाम देखे थे, पुस्तकों के नाम देखे थे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए इस वजह से। ठीक है, अगले जो विद्वान आते हैं उनका नाम है प्यारे दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्या नाम है बोलो? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। इनकी रचना का नाम याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, द मॉडर्न, याद रखना, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बोलो एक बार मेरे साथ, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसकी रचना है बताओ, किसकी रचना है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना है, मोस्ट है। ठीक है ना। इसके अंदर सुनिएगा अंग्रेजी भाषा है। कैसी भाषा है? अंग्रेजी भाषा है। और यहाँ पे जो कवियों की बात हुई है वो कवि 952 कवि इसके अंदर हैं। ठीक है। अनुवाद की बात करें, इसका अनुवाद 1957 में किया गया था, क्योंकि इसके अंदर भाषा कैसी थी प्यारे दोस्तों? अंग्रेजी भाषा थी। तो यहाँ पे अनुवाद की बात करें तो 1957 में इसका अनुवाद हुआ था। किसका अनुवाद हुआ था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान वाली जो रचना थी अंग्रेजी वाली, इसका अनुवाद जो किया था ये किशोरी लाल गुप्त ने किया था प्यारे दोस्तों। किसने किया बताओ? किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया है। और इसका प्रकाशन आप ध्यान रखें कि ये कब प्रकाशित हुई? 1888, ये याद रखना है। ठीक है ना। 1888 ईस्वी में ये प्रकाशन हुआ था। किस रचना का? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो प्रकाशन हुआ था ये 1888 में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में हुआ था। ठीक है। और सुनिएगा आगे बात, जो इसका जो प्रकाशन किया था ना, इसका जो प्रकाशन किया था ये किसके द्वारा किया गया था? ये तो आपको ध्यान रखना है, जहां जहां ध्यान रखना है मैं बताता हुआ जरूर चलूंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, ये वाली लाइन भी याद रखें। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के विशेषांक से इसका प्रकाशन हुआ था। कहां से? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के विशेषांक से किसका प्रकाशन हुआ था 1888 में? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हुआ था। देखो इसका अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया था। ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, इसकी खास बात क्या है? ठीक है ना। देखो सर्वप्रथम काल विभाजन वो नामकरण किया गया, मोस्ट बात है वाली। देखो मोस्ट बात क्यों हुई? क्योंकि अभी तक के आपने जो लगातार 2 ग्रंथ देखे हैं वहां पे वाली खास बात नहीं थी, इसलिए मोस्ट बात हो जाती है। सर्वप्रथम काल विभाजन वो नामकरण किया गया किसके अंदर? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान वाली रचना के अंदर। कहने का मतलब है कि अगली लाइन भी बहुत ज्यादा मोस्ट बनने वाली है। मतलब सच्चे अर्थों में, मतलब सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है ये। सच्चे अर्थों की बात करें, सही अर्थों की बात करें, अब यहां पे सही अर्थ या सच्चे अर्थ लिखकर आ जाएगा तो फिर आंसर आपको जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन लगाना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चन आएगा कि सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा। उस ग्रंथ रचना का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। कौन सी भाषा का था वो? अंग्रेजी भाषा का था। उसका अनुवाद किसने किया है? किशोरी लाल गुप्त ने किया है। उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1888 में हुआ था। प्रकाशन किसने किया था? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका में हुआ था। ठीक, इसका अनुवाद कब हुआ था? 1957 में हुआ था। इस रचना में कवि कितने थे? 952 इसके अंदर कवि थे। सर्वप्रथम काल विभाजन नामकरण किसके अंदर हुआ था? ये इसी के अंदर हुआ था प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, अच्छे से याद रखना है हर बात को। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा आगे भी।
देखो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान वाली जो पुस्तक की बात करें अपन तो देखिएगा इस पुस्तक में अध्याय थे कितने, 12 अध्याय थे इसके अंदर। कितने अध्याय थे? 12। और ये तो यहाँ की बात नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिए क्योंकि मोस्ट है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा गया है? भक्ति काल को कहा है। किसने कहा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या बोला है? स्वर्ण काल भी बोला है। और युगीन प्रवृत्तियां एवं परिस्थितियों का विवेचन भी किया है। युगीन प्रवृत्तियां और परिस्थितियों का विवेचन भी इसके अंदर हुआ है। और इस रचना के अंदर जो पुस्तक में अध्याय है वो 12 अध्याय हैं। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा है किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़े, देखिएगा अगला आता है मिश्र बंधु जी। कौन आते हैं बताओ? मिश्र बंधु। सुनिएगा आप ध्यान से, देखो मिश्र बंधु, अगले जो विद्वान आते हैं उनका नाम क्या है? मिश्र बंधु है। देखो बात करते हैं आगे। अभी मोस्ट चल रहे हैं सब सारे के सारे ही। अगर आप नए हो तो बिल्कुल विश्वास करके नोट्स बनाओ और क्लास को अटेंड करो। अगर आप पुराने हो, पहले तैयारी कर रखी है, तो आपको तो कहने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि आपके लिए कितनी मोस्ट की क्लास चल रही है। अगर आपने तैयारी करी तो आप यकीन है मुझे कि आपको समझ में आ रही होगी सारी बात कि वाकई क्या चल रहा है, अच्छी क्लास है या नहीं है, वो तो आप खुद सब समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना? तो आपको लगता है कि मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूं तो कमेंट भी जरूर करें, आप क्लास को शेयर भी जरूर करें। ठीक है, बिल्कुल हम टाइम से नियमितता से चलते हुए चलेंगे और हम एक दिन बहुत ही कोर्स को पूरी तरह प्रिपेयर तरीके से, कोर्स पुराना आसान बात है पर मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार करना कोर्स को, यह अलग बात है। ठीक है ना? कोर्स तो आसानी से हो सकता है पर उसको ऐसा कोर्स तैयार करना अपने आप में, ऐसा अपने आप को इतना मजबूत बनाना कि मंजिल मिले ही मिले, तो फिर उसके लिए तो अच्छे से पढ़ना ही होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है ना? देखो मिश्र बंधु की बात करें अपन तो इनकी प्रसिद्ध रचना याद रखनी है आपको, मिश्र बंधु विनोद। कौन सी रचना है? नोट्स में मेहनत नहीं करनी है, जैसे मैंने बना रखे हैं वैसे के वैसे आपको छाप लेना है, बढ़िया याद कर लेना है बस। ठीक है, देखिएगा देखो आपसे पूछे कि मिश्र बंधु विनोद ये क्या है? रचना है। किसकी रचना है? ये मिश्र बंधु की रचना है। किसकी रचना है? मिश्र बंधु की रचना है। अब ये मिश्र बंधु जो नाम है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये 3 थे। कितने थे बताओ? 3 व्यक्ति इसके अंदर शामिल है। मिश्र बंधु के अंदर कितने व्यक्ति शामिल हैं? बोलो 3 व्यक्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे बनेगा? निम्न में से कौन सा मिश्र बंधु से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा मिश्र बंधु से संबंधित नहीं है? दिमाग में फिट कर लीजिए। एक तो है गणेश, एक है श्याम, एक है सुखदेव। गणेश, श्याम, सुखदेव, ध्यान रखना, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी और सुखदेव। ठीक है, अब ऑप्शन कैसे आएंगे? देखो मिश्र बंधु में कौन शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन गणेश बिहारी मिश्र, दूसरा श्याम बिहारी, तीसरा सुखदेव और चौथा कोई भी ऑप्शन आ जाएगा। तो मोस्ट क्वेश्चन है, आ रखा है कई बार एग्जाम्स में। देखो मिश्र बंधु 3 थे, कौन कौन? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी, सुखदेव। बोलो गणेश, श्याम, सुखदेव। गणेश, श्याम, सुखदेव क्या है? मिश्र बंधु है। और इन्होंने किसकी रचना करी है? मिश्र बंधु विनोद की करी है। और इस मिश्र बंधु विनोद के अंदर प्यारे दोस्तों 5000 कवि थे। कितने कवि थे? 5000 कवि थे, 5000। और भाषा इसकी हिंदी थी प्यारे दोस्तों। कौन सी भाषा थी? हिंदी भाषा इसके अंदर थी। और इस रचना का जो उद्देश्य था वो विनोद था। विनोद का मतलब मनोरंजन के लिए इस रचना का उद्देश्य था। और इसके अंदर पृष्ठ 2250 पृष्ठ भी हैं इस रचना के अंदर। मेन क्या याद रखना है? याद तो सभी रख सकते हो आप, ठीक है ना, पर मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है? मिश्र बंधु में कौन कौन शामिल है? मिश्र बंधु विनोद की रचना कब हुई प्यारे दोस्तों? 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद की रचना हुई है। ठीक है ना? आपसे पूछा जाए कि मिश्र बंधु विनोद की रचना कब हुई, प्रकाशन कब हुआ, तो बताओ 1913 ईस्वी में हुआ है। अब सुनिएगा आगे, ये जो मिश्र बंधु विनोद थी ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और इसके अंदर भाग थे 4 भाग। कितने भाग थे? 4 भाग इसके अंदर शामिल थे। और इन चारों भाग की मैं बात करूं तो ये आपके सामने लिख रहे हैं, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग और चतुर्थ भाग। तो ये जो 4 भाग थे किसके अंदर? मिश्र बंधु विनोद के अंदर 4 भाग थे। कितने थे प्यारे दोस्तों? 4। अब इस 4 में से 3, पहला, दूसरा और तीसरा।
पहला दूसरा तीसरा की तो रचना कब हुई है? 1913 ईस्वी में हो गई है ना। पहले दूसरे और तीसरे की रचना तो 1913 में हुई, और ये चौथा वाला भाग था ना, इसकी रचना 1934 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1934 में। अब आपसे पूछा जाएगा कि मिश्र बंधु विनोद में कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। पहले दूसरे तीसरे की रचना कब हुई? 1913 में। पहले की कब हुई? 1913 में। चौथा वाला याद रख लीजिएगा, 1934 में इसकी रचना हुई है। सबसे मोस्ट लाइन है कि इसमें यह आरोप भी है, इसके अंदर यह आरोप भी लगाया गया है इतिवृत्तात्मकता का। किसका है? इतिवृत्तात्मकता का संबंध किस ग्रंथ से है? मिश्र बंधु विनोद से। मोस्ट लाइन है, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्णन की अधिकता है। इतिवृत्तात्मकता का मतलब है कि वर्णन की अधिकता का इसके अंदर आरोप है, और ये किसकी रचना है? मिश्र बंधु की है। चलो आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं। देखो आगे है भैया, मिश्र बंधु द्वारा, देखो ये अगली जो लाइन है ना, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। कुछ भी हम इंपोर्टेंट वाली चीज तो छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। मतलब प्रयास यही रहेगा कि आपको, कोशिश यही है मेरे प्यारे दोस्तों, किसके अलावा आपको पढ़ना ना पड़े, फिर भी आपको अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। सेल्फ स्टडी पूरी तरह से आपको करनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपको विश्वास पैदा हो। ठीक है, देखो अब मिश्र बंधुओं द्वारा रचित अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? देखिएगा, मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित अन्य रचना कौन सी है? अब अन्य रचना याद करने वाली बात ऐसा नहीं है, याद करना है इसको। जब ये मोस्ट है तभी तो लाया हूं मैं इसको। देखो इस रचना का नाम याद रखना आप, क्या है? हिंदी नवरत्न ग्रंथ। क्या नाम है प्यारे दोस्तों इसका? इसका नाम है हिंदी नवरत्न ग्रंथ। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी नवरत्न ग्रंथ की जो स्थापना वो कब हुई, एक तरह से कब प्रकाशन हुआ? 1910 ईस्वी में। कब हुआ प्यारे दोस्तों? इधर लिख रहा है 1910 ईस्वी में। पूछा जाएगा कि हिंदी नवरत्न ग्रंथ का संबंध किससे है, तो बता देना मिश्र बंधुओं से है। किससे है? मिश्र बंधुओं से है। बोलो, हिंदी नवरत्न ग्रंथ का संबंध किससे है? मिश्र बंधुओं से है। ठीक है, अब यहां लिख रहा है नवरत्न, मतलब इसके अंदर क्या है? 9 कवियों का वर्णन है। 9 कवियों का वर्णन है इसके अंदर, हिंदी नवरत्न ग्रंथ के अंदर, जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ है। ठीक है, अब इन 9 कवियों के नाम यहां पर लिखे हुए हैं। इन 9 कवियों के नाम लिखे हुए हैं यहां पर, जो नवरत्न के अंदर शामिल है। देखो क्या क्या नाम है, बड़े इजी वे में आपको याद करना है। देखो हमने इनको अलग अलग भागों में बांट दिया ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। देखो सुनिएगा, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, 3 तो याद रह जाएंगे ना आसानी से। बोलो, सूर, तुलसी, कबीर, ठीक है ना। सूरदास, तुलसीदास, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, याद रहेंगे ना? 3 तो ये हो गए है ना। बोलो एक बार, सूरदास, तुलसीदास, कबीर नवरत्न के अंदर। और एक क्या है बताओ? केश दे बिहारी। क्या है? केश दे बिहारी, है ना, केश दे बिहारी, है ना। भी आपको पता है, कोई भी फोन पे करता है, यूपीआई करता है, तो वो कहता है कि भैया केश दे बिहारी। क्या नाम है उसका? देखो, केश दे केश, ठीक है ना, केश दे बिहारी मतलब केशव देव बिहारी, ऐसे याद रखना। देखो 6 याद हो गए ना। सूर बिल्कुल बहुत अच्छे से याद होगा आपको। आगे जाके हम रचनाएं वगैरह जो भी क्वेश्चन बनने वाले, मतलब प्रश्न देख के ऑप्शन में तुरंत नजर आएगा, ऐसा काम हमारा रहेगा, ठीक है ना। पर आपको भी कमी नहीं रखनी शेयर करने में, ठीक है ना, कमेंट करने में। बस वो प्यार मुझे दिखना चाहिए, फिर आप देखो क्लास का आनंद तो आएगा ही से आपको लगातार, ठीक है। सूरदास, तुलसीदास, कबीर, ठीक है, 3 तो ये हो गए। और फिर देखो कैसे याद रखना है? केश दे बिहारी। क्या दे? केश दे बिहारी, ठीक है। फोन पे नहीं चल रहा है, क्या दो? केश दे बिहारी, केशव देव बिहारी, ठीक है ना। और क्या याद रखना है आपको? हरीशचंद्र। क्या रखना है? हरीशचंद्र, फिर बाद में चंद्र बरदाई, ठीक है ना। देखो, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, ठीक है। इतना क्यों याद करा रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन यहीं से तो बनते हैं। किस तरह से? कि हिंदी नवरत्न ग्रंथ में कौन सा कवि शामिल नहीं है, ये लो कैसे दोगे आंसर? याद होना जरूरी है, ठीक है। सूरदास, तुलसीदास, कबीर, ठीक है। केश दे बिहारी, केशव देव बिहारी, फिर देखो हरिश्चंद्र, फिर चंद्र बरदाई। हरिश्चंद्र याद रखते, चंद्र बरदाई भी आपको याद आ जाएगा। पर क्लासों का रिवीजन लगातार होना चाहिए, नहीं तो भूलते जाओगे। याद होना चाहिए। अगर आपको याद करना पक्का तो बार बार रिवाइज करना, जो नोट्स बनाओ उसको बार बार पढ़ना घर पे, ठीक है। देखो आगे बात करते हैं त्रिपाठी बंधु। और देखो कितने हो गए? 3 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गए 9, ठीक है ना। जो 9वां वाला जो व्यक्ति है यहाँ पे, 9वां वाला जो कवि है, उसे हम बोलेंगे त्रिपाठी बंधु। क्या बोलेंगे? त्रिपाठी बंधु बोलेंगे। 9 बोलेंगे हमें, पर ये जो त्रिपाठी बंधु है ना, इसमें 2 शामिल हैं, भूषण और मतीराम। कौन शामिल है? भूषण और मतीराम। इनको किस नाम से जान रहे हम? त्रिपाठी बंधु के नाम से जान रहे हैं। पर इस त्रिपाठी बंधु में 2 नाम शामिल हैं, इनका नाम क्या है? भूषण और मतीराम। भूषण और
और मतीराम, ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलो अब दोबारा रिवाइज करते हैं हम। ठीक है, देखो नवरत्न ग्रंथ जो हमारा हिंदी नवरत्न ग्रंथ है वो प्रकाशन कब हुआ सर? 1910 में, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा देखो हिंदी नवरत्न ग्रंथ की स्थापना किसने करी, मतलब किसने करी रचना? मिश्र बंधुओं ने। हिंदी नवरत्न ग्रंथ के अंदर कितने कवि शामिल हैं प्यारे दोस्तों? तो ध्यान रखना कितने कवि शामिल हैं? 9 कवि इसके अंदर शामिल हैं। उन 9 कवियों के नाम कैसे याद रखोगे आप? सूरदास, तुलसीदास, कबीर, केशदेव बिहारी, केशवदेव बिहारी, ठीक है ना, केशव देव बिहारी। उसके बाद हरिश्चंद्र चंद्रप्रदाय, फिर उसके बाद त्रिपाठी बंधु में मतीराम और भूषण, भूषण और मतीराम, इन 9 कवियों के नाम याद रखने हैं। सूरदास, तुलसीदास, कबीर, केशदेव बिहारी, केशवदेव बिहारी, हरिश्चंद्र चंद्रप्रदाय, भूषण और मतीराम। चलो आगे की तरफ बात करते हैं प्यारे दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। देखिएगा आगे बढ़े हम। अब अगला आता है हमारे सामने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यही सबसे ज्यादा प्रमाणित रहेगा, यही सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है ना, जहां भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात आएगी तो उसी को सबसे बेस्ट रेफरेंस आपको देनी है हिंदी साहित्य के अंदर। ठीक है, क्योंकि सबसे प्रमाणिकता मानी जाती है इनकी पुस्तक। देखो हिंदी साहित्य की बात करें हम आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाला तो यहां से आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है ना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें हम तो इनकी रचना, इनका जो ग्रंथ है एक तरह कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास, मोस्ट है भाई। ठीक है ना, पूछा जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। ये 1929 में प्रकाशित हुई थी। सर फिर यहाँ 1940 क्यों लिख रहा है, बताएंगे अभी। देखो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई ये रचना, पर इस समय क्या है, पूरी तरह ये कंप्लीट मतलब पूरी तरह सही नहीं मानेगी या क्या हुआ वो पता नहीं, पर यहाँ एक बात ध्यान रखना, सही आंसर ये नहीं रहेगा। ठीक है ना, मतलब सबसे पहले जो प्रकाशन हुआ था ना ये हुआ था 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। पर इसका संशोधित संस्करण आया ना 1940 में आया। कब आया? 1940 के अंदर। इस समय पे क्या आया? इसका संशोधित संस्करण आया था। 1929 भी ध्यान रखना है आपको दिमाग में तो, पर मेन आंसर क्या याद रखना है? 1940, क्योंकि इस समय जो 1929 वाला आया था तो उसके बाद वाले को ज्यादा परफेक्ट माना है संशोधित संस्करण को। ठीक है ना, 1940 में। तो ये ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना कब हुई? 1940 में हुई। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन में ना हो तो फिर हिसाब से आप देख सकते हो। फिर देखो प्रकाशन की बात करें तो देखो नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ है। मोस्ट लाइन है, क्वेश्चन कैसे आएगा? हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कहां से हुआ है? नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। ठीक है ना, अब जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा जब हुआ था तो किस रूप में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस रूप में हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। ये याद रखना, भूमिका। ठीक है ना, आपने हिंदी साहित्य की भूमिका जो पढ़ी थी वो तो रचना है किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, पर यहां बात हम अलग कर रहे हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जो रचना है, इसका प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा हुआ है, पर किस रूप में हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। इस शब्द को जरूर ध्यान रखें। ठीक है ना, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था ये ग्रंथ, उस ये रचना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब देखो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जब ये प्रकाशित हुआ था तो इसके अंदर योजना में किस किस की भूमिका थी? किस किस की यहाँ पे भूमिका थी? बाबू श्याम सुंदर की थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की थी और रामचंद्र वर्मा जी की थी। ठीक है, ध्यान रखना, बाबू श्याम सुंदर की थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की थी और रामचंद्र वर्मा की थी इसके निर्माण में भूमिका। और इसके अंदर जो कवि थे ना, इस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो कवि थे वो 1000 कवियों की बात होती है। यहाँ पर कितने कवियों की? 1000 कवियों की। अब सुनना बात को, दोबारा सुनो। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो महत्वपूर्ण रचना उसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसका जो प्रकाशन हुआ है वो 1940 में हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा हुआ है।
कितने कवि हैं इसके अंदर? 1000 कवि इसके अंदर हैं। जब नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का जब प्रकाशन हुआ था तो किस रूप में हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशन हुआ था। तो इसके निर्माण में किसकी भूमिका थी? बाबू श्याम सुंदर की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और रामचंद्र वर्मा की भूमिका थी। ठीक है, सबसे मोस्ट लाइन है ये वाली, इधर जो आपको दिखाई दे रही ये वाली। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ध्यान रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहला इतिहास ग्रंथ है ये जो कि प्रमाणित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ। देखो कहीं भी मैं अभी इसके जो काल विभाजन बताऊंगा मैं हिंदी साहित्य के, तो उसमें सबसे परफेक्ट जो काल विभाजन मानना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही आपको याद रखना है। ठीक है ना, उसको सबसे मोस्ट याद रखना है आपको। अगर अलग अलग बुकों में अलग अलग जगह पर अलग अलग काल विभाजन देखते हो तो उस पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाला जो काल विभाजन है उसी को आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि सबसे प्रमाणित है। वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ पूछा जाए आपसे पूछा जाए कि बताओ वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का वो वाला है। वैज्ञानिक दृष्टि से पूछा जाए तो सर यहां भी पहला पूछा, इसके पहले भी पहला था, फिर वापस पहला था। देखो सभी में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर है। यहां देखो बात को सुनो, ठीक है ना। वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। अब हिंदी का पहला ही थोड़ी ग्रंथ कह रहा हूं मैं, वैज्ञानिक दृष्टि से कह रहा हूं, तो आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है ना। एकमात्र इतिहासकार जिन्होंने दोहरा काल विभाजन किया है, इन्होंने क्या किया है? दोहरा काल विभाजन किया है, दोहरा। ठीक है ना, जैसे कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल भी रखा, इस तरह से ये दोहरा काल विभाजन हो गया। ठीक है, एकमात्र इतिहासकार जिन्होंने दोहरा काल विभाजन किया उनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है ना। इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया गया है। मतलब इस ग्रंथ का जो आरंभ शुरुआत है वो सिद्धों की वाणियों से वर्णित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सारी जानकारी हो गई इस ग्रंथ के बारे में भी। और इसमें कितने कवि हैं? 1000 कवि हैं। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, सुनिएगा फटाफट से, क्योंकि क्वेश्चन पक्का बनता है इस जगह से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी रचना प्रकाशन कब हुआ? 1940 में। किसके द्वारा हुआ? नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा हुआ। जब हुआ था प्रकाशन तो किस रूप में हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ था प्यारे दोस्तों प्रकाशन। तो इसमें निर्माण की भूमिका किस किस की थी? बाबू श्याम सुंदर की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और रामचंद्र वर्मा जी की। ठीक है, फिर पूछा जाए इसके अंदर कितने कवि थे, तो 1000 कवि थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का है। एकमात्र इतिहासकार कौन है जिन्होंने दोहरा काल विभाजन किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से वर्णित किया गया। कौन सा ग्रंथ? ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, याद रखना पक्का इस तरीके से। चलो अब आगे हम बात करें, आगे भी पॉइंट है तो देखिएगा। अब शुक्ल जी ने जो सहायक सामग्री ली है, अभी शुक्ल जी वाला टॉपिक चल रहा है आपका, तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। देखो पूरा पढ़ना मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट तक पढ़ना, पूरा उतारना, पूरा याद करना। ठीक है ना, अगर पूरी तरह फायदा लेना है, क्योंकि नौकरी लेनी है आपको, अच्छे ग्रेड पे की नौकरी के लिए अच्छा पढ़ना भी पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखें आप। ठीक है, देखो आगे, शुक्ल जी ने सहायक सामग्री ग्रहण करी। अब मतलब शुक्ल जी ने जो ये लिखे हैं, ग्रंथ लिखा है ना, तो इसमें जो हेल्प करने मतलब सहायता के लिए जो कौन कौन सी सामग्री ली, कहां से उन्होंने प्रमाण उठाए, मतलब ठीक है ना। ये देखो, मतलब इन्होंने सहायक सामग्री ली, एक तो मिश्र बंधु विनोद से। कौन से रचना से ली है? मिश्र बंधु विनोद से, क्योंकि इसके पहले आएगी ना वो। ठीक है ना। और एक ली है कविता कौमुदी से। ठीक है ना। और एक ली है, यहाँ पे प्रमाण लिए हैं हिंदी कोविद रत्नमाला से, और एक लिया है ब्रज माधुरी सार से। अब ये 4 ग्रंथ तो याद रखने ही है आपको, पर साथ साथ इनके रचनाकार के नाम भी याद रख लेना, क्योंकि आपके सीधे रचना फैक्ट ज्यादा आता है आपके। ठीक है ना, तो ये याद रखें। ठीक है, शुक्ल जी ने सहायक सामग्री ग्रहण करी है किस किस ग्रंथ से? मिश्र बंधु विनोद से, हिंदी कोविद रत्नमाला से, कविता कौमुदी से और ब्रज माधुरी से। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सहायक सामग्री ग्रहण नहीं करी है, तो 3 ग्रंथ यहां से आ जाएंगे, एक अलग आ जाएगा, ध्यान रखना भाई। ठीक है ना। मिश्र बंधु विनोद किसकी है रचना? मिश्र बंधु की है। हिंदी कोविद रत्नमाला, ध्यान रखना, हिंदी गोविंद रत्नमाला, गोविंद नहीं, गोविंद 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 ऐसे है ना, तो श्याम सुंदर दास। ठीक है ना। हिंदी गोविंद, गोविंद की जगह क्या बोलोगे? गोविंद है ना। हिंदी गोविंद रत्नमाला, श्याम सुंदर दास।
अब देखो, ब्रज माधुरी सार। अब ब्रज की माधुरी सार की बात करें तो वहां क्या था, वियोग, हरि का वियोग था। वहां क्या था, हरि का वियोग था। देखो, ब्रज माधुरी सार की बात करें, केवल हम याद करने के दृष्टिकोण से कर रहे हैं ये, ठीक है। ब्रज माधुरी सार की जो रचना है वो किसने करी है, वियोगी हरि ने करी है। कविता कौमुदी के कौन है रचनाकार, राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है ना। कविता कौमुदी के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी है। मिश्र बंधु विनोद आपको याद है इसे, मिश्र बंधु। हिंदी गोविंद रत्नमाला, जैसे कोविद आए तो गोविंद श्याम सुंदर दास। ब्रज माधुरी की बात आए तो वियोगी हरि, ठीक है। कविता कौमुदी याद रखना है, राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। शुक्ल जी ने कवियों का परिचयात्मक वर्णन मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ से लिया है। अब आपसे पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कवियों का जो परिचय जो लिया है, वर्णन लिया है उनका कवियों का, वो कौन से ग्रंथ से लिया है, तो ध्यान रखना मिश्र बंधु विनोद से लिया है, ठीक है। और ये इनका कथन है, कवि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि यदि प्रबंध काव्य जो है एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, किसकी है ये कथन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अब सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक हमने बात कर ली है। अब आपको क्या करना है, सुनिएगा मेरी बात अच्छे से। देखो, अभी तक हमारा जो चैप्टर चल रहा है आपके दे रखा है नामकरण और काल विभाजन। क्या दे रखा है, नामकरण और काल विभाजन आपको दे रखा है। नामकरण काल विभाजन दे रखा है, ये अभी तक चल रहा है। अब इसके बाद जो क्लास रहेगी, अब जो रहेगी वो अलग अलग काल विभाजन। भाई मिश्र बंधु के अनुसार क्या काल विभाजन रहा हिंदी साहित्य का, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार क्या रहा, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण याद करना है रामचंद्र शुक्ल जी का। अब मैं बताऊंगा तो अलग अलग 3-4 तरह के आपको, पर ज्यादा मोस्ट रामचंद्र शुक्ल जी वाला याद रखना आप, ठीक है ना। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल अपने सिर में भार नहीं बनाना है पढ़ाई को लेके, बिल्कुल इजी वे में पढ़ता हुआ चलना है, याद करते हुए चलना है। मतलब एक दिन बहुत ज्यादा मजबूत बन जाना है, धीरे 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 तैयारी को इतने स्तर तक ले जाना है, ठीक है। ये रोज आपको क्लास मिलती है रात 8 बजे। कितनी बजे मिलती है, रात 8 बजे आपको ये क्लास डेली मिलती है, ध्यान रखें, ठीक है ना। और आप टारगेट क्लासेज कोटा के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आने वाले वक्त में ये पीडीएफ वगैरह जो पूरी रहेगी फॉरवर्ड में वहां पे उपलब्ध करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। और टारगेट क्लासेज कोटा के टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे भी चीज में आपको उपलब्ध करा दूंगा ये सब, ठीक है ना। पर मेन कहां पे, टारगेट क्लासेज कोटा के ऐप में मैं आपको पीडीएफ वगैरह की सारी जानकारी अभी थोड़ा थोड़ा आप क्या है लिखते रहो, पहले लिखिएगा, देखो, ठीक है ना। सबसे नोट्स ले लोगे, पीडीएफ लेना तो वो तो ले लोगे आसानी से, पर क्या है आप खुद नोट्स बनाओ, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा माहौल हमारा रहना चाहिए, ठीक है ना। वैसे के वैसे हमें लिखने हैं, वैसे कि वैसे हमें क्या करना है, पढ़ना है, तभी सिलेक्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अच्छे से क्लास में कंटिन्यूटी रखना, बस लगातार लिखना, ठीक है ना। घबराना नहीं है, पूरी तरीके से चाहे कठिन लगे तो पैसेंस रख के याद करना है, कुछ भी करना है, पर घबराना नहीं है। तैयारी को अंतिम सिरे तक ले जाना है और क्या करना है, नौकरी लगना है पक्का, ठीक है ना। धन्यवाद, कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। लाइक जरूर करना क्लास को, शेयर करने में कमी मत रखना, शेयर भी जरूर करना, क्योंकि शेयर करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि याद तो आप करोगे ना तभी आपको याद होता है, ठीक है ना। याद अपने को खुद को ही करना होता है, पर क्लास को शेयर करें ताकि क्लास काफी लोगों तक पहुंचे और भी लोग इसका फायदा उठाएं, जिनके पास पैसा नहीं है, फीस नहीं दे सकते भारी भरकम, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट की फीस काफी लगती है, तो उस सबसे बचने के लिए फीस कम आपकी बिल्कुल नाम मात्र के, यहाँ तो नाम मात्र शुल्क नहीं है, तो बिल्कुल शुल्क जीरो में ही चल रहा है आपका, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो आपको तैयारी जोरदार करनी चाहिए प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। धन्यवाद।